ये किलर इस लड़की को किडनैप करके इसको तेजधार नाइफ से काटने वाला होता है, लेकिन तभी ये देखता है कि लड़की ना तो डरी हुई है और ना ही रो रही है। ये देखकर किलर उससे भी बड़े चाकू से उसे काटने का सोचता है। इतने बड़े चाकू को देख लड़की हंसने लगती है, जिसे किलर उससे गुस्से में आकर पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो। जिस पर लड़की किलर को कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुमसे बचा लेगा। इस लड़की का नाम दामिनी है, जो स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड का आने का इंतजार कर रही है। लेकिन उसी टाइम एक किलर वहां पर आकर दामिनी के चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन दामिनी के पूरे तरह से बेहोश होने से पहले वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसने अपने ब्लाइंड बॉयफ्रेंड को उसी स्टेशन पर आते देख लिया था। लेकिन किलर जब देखता है कि वो बंदा अंधा है, तब वो चुपके से दामिनी को उठाकर वहां से निकल जाता है, जिसे गौतम को थोड़ा सा शक होता है और वो दामिनी को आवाज देता है। ऐसे ही थोड़ा इधर उधर ढूंढने पर उसे दामिनी की रिंग मिल जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दामिनी किसी मुसीबत में है। अब आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है, जहां पर एक साइको किलर एक लड़की को बिस्तर पर लेटाकर उसके हाथ पैर बांधकर बिना उससे बात किए उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके बचे हुए शरीर को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। सुबह मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस एक्शन में आती है और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके वहां से चली जाती है। इसी शहर में हमारा हीरो गौतम भी रहता है, जो देख नहीं सकता, मगर उसे दामिनी नाम की एक रेडियो जॉकी को सुनना काफी पसंद था और वो अक्सर उसको सुनता रहता था। दामिनी को सुनते सुनते गौतम को उससे प्यार हो गया था, लेकिन अभी तक यह सिर्फ वन साइडेड लव था। गौतम को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कब किस समय दामिनी कहाँ जाने वाली है और आगे क्या करेगी, इसीलिए वो अपने दोस्त राजनायकम की मदद से उसको फॉलो करता है। इसी दौरान दामिनी को फॉलो करते हुए वो एक शादी में पहुंच जाता है। गौतम गाना गाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में दामिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन दामिनी उसका प्रपोजल शुरुआत में ठुकरा देती है। पर गौतम की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद दामिनी उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, कल एक जगह पर मैं जाने वाली हूँ, अगर तुम उस जगह का पता करके वहाँ मुझे मिल गए तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी और साथ ही मान लूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। साथ ही में एक हिंट देते हुए गौतम को कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने को बोलती है। अगले दिन गौतम पूरे ध्यान से रेडियो पर दामिनी का प्रोग्राम सुनता रहता है। दूसरी तरफ दामिनी रात के समय गौतम का एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गौतम जरूर आएगा। मगर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गौतम नहीं आता और उसके बदले वो साइको किलर वहां आ जाता है, जो दामिनी के चेहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी गौतम को वहां पर आते हुए देख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गौतम दामिनी के पास आते ही उसके परफ्यूम की खुशबू को सूंघ लेता है। गौतम दामिनी को आवाज लगाते हुए बेंच की तरफ बढ़ता जाता है, मगर दिमाग से शातिर साइको किलर बड़े ही शांति से दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर गौतम के सामने से निकल जाता है। यही सीन सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा बोन चिलिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। गौतम को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लेता है और जो हुआ वो बताते हुए कहता है कि किसी साइको किलर ने दामिनी को अगवा कर लिया है। वही वो साइको किलर दामिनी को एक जगह लाकर उसके हाथ पैर काटने को तैयार भी था कि तभी उसकी नजर दामिनी के चेहरे पर पड़ जाती है, जिस पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, बल्कि उल्टा मुस्कुरा रही थी। किलर उससे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं है। दामिनी उसे बताती है कि आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन तक अगर मैं गौतम के पास नहीं पहुंच पाई तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकाल लेगा। ये सब सुनकर किलर दामिनी को नहीं मारता और उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर बाद किलर बाहर जाकर एक प्रोस्टिट्यूट को बुक करता है और बेहोश करके अपने यहाँ ले आता है। दामिनी की जगह उसके हाथ पर बांधकर उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। इतना सब करने के बाद किलर दामिनी से कहता है, जब गौतम तुम्हारी खोज करते हुए यहाँ आएगा, मैं उसका सर काट के तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर काट के उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किलर प्रोस्टिट्यूट की बॉडी बाहर फेंक देता है। जल्दी पुलिस वहाँ पर पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर मुत्तू कमिश्नर को बताते हुए कहता है कि दामिनी के पिता ने कंफर्म किया है कि ये बॉडी दामिनी की नहीं है। बॉडी की बात सुनकर गौतम भी वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ के स्मेल से वो भी समझ जाता है कि ये दामिनी की नहीं है। गौतम फौरन सुशीला नाम की साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। जाकर वो बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है। डॉक्टर सुशीला जी बताती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो किलर जिस भी लड़की को किडनैप करके ले गया है उसे मार कर ही छोड़ता है। फिर दामिनी के केस में ऐसा क्या अलग हुआ। साइकेट्रिस्ट गौतम को हौसला देते हुए कहती है कि 1.5 साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी है, मगर अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई। शायद इस बार तुम इसे पकड़ सकते हो। लेकिन फिर भी गौतम पुलिस ऑफिसर के पास जाता है मदद मांगने के लिए। वहीं पर अकबर नाम का कांस्टेबल उसे कमला नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है, जो पहले इस केस पर काम कर चुकी है। कमला का पता निकालकर गौतम फौरन उसके घर पहुंच जाता है और उसे दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन कमला उसे यहाँ आने के लिए मना कर देती है, साथ ही उसे अनाप शनाप बोलने लगती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों हाथ और पैर को खो दिए थे। इसके बाद से वो व्हीलचेयर के हवाले हो गई थी। इससे गुस्सा होकर गौतम उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चला आता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी उस प्रोस्टिट्यूट के इलाके में पहुंचकर एक औरत से पूछताछ करने लगते हैं। औरत कहती है कि कल रात रानी ने मुझे फोन किया था और बता रही थी कि वो अपने कस्टमर के साथ है। उसका कस्टमर उसे अच्छी सी गाड़ी में कहीं ले जा रहा था। वो देखने में काफी अच्छा था। इसी तरह की कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है। उसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल के आसपास होगी। उसकी 1 या 2 लग्जरी कार भी होगी
खैर, उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर पहुंचती है। इस पर उसने सोच लिया था कि वो गौतम की मदद करेगी और एक भी लड़की की जान नहीं जाने देगी। कमला कहती है कि सबसे पहले तो हमें इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जो कि अभी सीआईडी के पास है, इसीलिए हमें वहाँ से सारी जानकारी लानी होगी। दरअसल 1.5 साल पहले वो इसी केस पर काम कर चुकी थी, इसी वजह से उसे सब मालूम था कि सारे सबूत डिटेल्स कहाँ रखे हैं। कमला की मदद से गौतम सीआईडी के ऑफिस तक पहुंच जाता है। जब गौतम अलमारी खोलने ही वाला होता है तब एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है। तभी मुत्तू अपने घर की चाबी वापस लाने के लिए ऑफिस में आता है। मुत्तू को थोड़ा शक होता है पर वहाँ कोई नहीं था। मुत्तू के जाने के बाद हमको पता चलता है कि ऑफिस में दूसरा इंसान भी था, जो अकबर था। उसने ही उसको छुपा दिया था। कांस्टेबल अकबर गौतम की मदद करते हुए सभी डिटेल्स और जेरॉक्स कॉपी उसे देता है। डिटेल्स को घर ले जाकर जब कमला उसको स्टडी करती है कि कुल मिलाकर 14 लड़कियां गायब हुई है, उनमें से 4 तो प्रोस्टिट्यूट है और बाकी सभी लड़कियां अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल थी। इसी तरह से जो लड़कियां किडनैप हुई है वो दिन दहाड़े रोड से गायब हो गई है। गौतम पुलिस की टीम के साथ सभी विक्टिम्स के घर जाकर किडनैपिंग के बारे में पूछता है। सभी का कहना था कि घर लौटते वक्त रास्ते में उनकी बच्ची गायब हो गई थी। ये सारी बातें सुनकर गौतम हर जगह पर जाता है जहाँ इन लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। गौतम नोटिस करता है कि सभी क्राइम सीन पर एक चीज कॉमन है, जो कि एक डस्टबिन था, जिससे गौतम और कमला समझ जाते हैं कि वो लड़की अपने घर वापस जा रही होगी। तब उन्हें डस्टबिन के पास जरूर कुछ दिखा होगा, इसलिए वो अपनी गाड़ी को रोककर उतरी होगी। पास ही खेल रहे बच्चों से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि हमारे बच्चे ने रूपा नाम की लड़की के हाथ में एक पपी को देखा था। इस बात से गौतम और कमला प्रेडिक्ट करते हैं कि पहले किलर एक क्यूट से पपी को खरीदता होगा और उसे लाकर डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। फिर जब लड़की पपी को देखकर अपनी गाड़ी को रोकती होगी तब वो किडनैपर कहता होगा कि ये कुत्ता मेरा है, प्लीज इसे लाकर मुझे दे दो। और जैसे ही लड़की उसके पास जाती होगी किसी तरह से उनको बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। दूसरे दिन किडनैपर ठीक ऐसे ही प्लानिंग से एक नई लड़की को किडनैप करने वाला होता है, मगर वो इससे सफल नहीं हो पाता क्योंकि कल कमला और गौतम ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए सबको बता दिया था कि जहाँ पर भी कुत्ता दिखे तो उसे दूर ही रहे, इसलिए ये लड़की किलर के जाल में नहीं फंसती। ट्वीट का पता चलते ही किलर एक हैकर के पास जाता है और उस ट्वीट को डिलीट करने को कहता है और काम होने के बाद वो हैकर को भी मार देता है। उसी रात वो उस लड़की को भी किडनैप कर लेता है जो सुबह बच गई थी और उस लड़की को अपने यहाँ लाकर उसे एक झटके में ही मार देता है। इस बार उस लड़की का सर काटकर उसका शरीर लाकर गौतम के घर के बाहर रख देता है। एक मैसेज भी भेजता है जिस पर लिखा था एडवांस हैप्पी बर्थडे। गौतम को उस लड़की के शरीर से एक अजीब सी महक आती है, इसलिए वो राज नायकम से कहकर एक सफेद और एक काले पिग को लाने को कहता है। राज नायकम ऐसा ही करता है, वो उसके सामने दोनों पिग लाकर रख देता है। गौतम कमला को बताता है कि उसे इस लड़की के बॉडी के साथ ही इससे पहले मरने वाली प्रोस्टिट्यूट लड़की की सफेद पिग वाली गंध आ रही थी। वो लोग एक एक करके सभी पिग फार्म पर जाकर खोजबीन करने लगते हैं, मगर कोई भी पिग फार्म में उसको ऐसा यंग मालिक नहीं दिखाई देता जो किलर की हुलियों की तरह मैच करता हो। सबको बात पता चल जाती है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म जाकर पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि मुत्तू ने एक आदमी को गौतम के पीछे लगा रखा था। मुत्तू ऐसे ही एक पिग फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से एक फार्म का मालिक वही किलर फार्म होता है जिसे ये अभी तक खोज रहे थे। पुलिस को अपने यहाँ देखकर किलर घबरा जाता है और पुलिस वाले को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम पुलिस वाले को उसके कमरे में बंद देखते हैं जिसमें किलर अपने सभी नामों को अंजाम दिया करता था। जब वो किलर वहाँ पर नहीं होता, दामिनी इसको होश में लाकर उसे यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन मुत्तू कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी ही देर में वो साइको किलर मुत्तू के पास आकर उसे भी मार डालता है। इसी तरह सभी पिग फार्म की जांच करने पर गौतम और उसकी टीम के हाथ में कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन कमला को पूरा भरोसा था कि किलर इनमें से किसी पिग फार्म के मौजूद होगा। नतीजा न मिलने पर बेचारा गौतम काफी दुखी होता है और फैसला करता है कि आज रात वो घर पर अकेला रहेगा। थोड़ी देर बाद साइको किलर की गाड़ी वहाँ आ जाती है। गौतम समझ जाता है कि ये किलर की गाड़ी है, इसलिए वो जानबूझकर अपने घर से बाहर निकलकर अपने हाथों में एक कैक्टस का पौधा लेकर गाड़ी के पास जाता है। वही दूर खड़ा राज नायकम अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी को फॉलो करने लगता है। दोनों के बीच एक काफी लंबी तेज होती है। दुर्भाग्य से राज नायकम किलर के हाथों से मारा जाता है। किलर राज नायकम के फोन से गौतम को फोन करके बताता है कि मैं दामिनी को उसके जन्मदिन वाले दिन मार डालूंगा। गौतम को अगले दिन राज नायकम के बारे में पता चलता है। यह सुनकर वो बहुत दुखी होता है, लेकिन राज नायकम उसकी आंखें था, साथ ही एक सच्चा दोस्त भी। वो पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर गौतम को उसका सामान देते हुए उसे बताते हैं कि किलर उसकी दाहिने हाथ की छोटी उंगली को काटकर अपने साथ ले गया है। ये सब देखने के बाद गौतम कमला और उसकी माँ को कहता है कि वो अब और किलर के पीछे नहीं भागेगा। इस बात से कमला काफी नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी ही थी तो मुझे क्यों निकाला अंधेरे से बाहर? क्या जरूरत थी मुझे उम्मीद देने की? सब मेरी गलती है जो तुम पर भरोसा किया। अगर उस समय मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज मैं यहाँ केस अकेले ही सॉल्व कर लेती। तो ये कॉलेज वाली बात सुनकर गौतम और कमला सीधे उस कॉलेज में जाकर पूछताछ करते हैं जहाँ कमला 1.5 साल पहले आई थी। यहाँ पर एक स्टूडेंट का भी मर्डर हुआ था। उसी सिलसिले में कमला यहाँ आई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक सस्पिशन पाए हुए बैठा था। कमला और गौतम दोनों फोरम प्रिंसिपल से मिलते हैं। उनसे पूछते हैं कि यह कौन व्यक्ति है जो इस वीडियो में आपके बगल में बैठा है। ये बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये आदमी कौन था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये एक लेफ्ट हैंडेड था क्योंकि उसने मेरे यहाँ पॉपकॉर्न भी बाएं हाथों से लिया था। साथ ही पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसके पॉकेट में ही था। यह सब जानकर गौतम के दिमाग में एक बात अचानक से स्ट्राइक करती है और वो फौरन ही जाकर राज नायकम के सामान को जांच करता है। इससे उसे क्लियर हो जाता है कि किलर की दाहिने हाथ पर छोटी उंगली नहीं है। दरअसल यह सुरंग था जो गौतम का दोस्त उसके लिए छोड़कर गया था। जब किलर गौतम के घर आया था तभी गौतम ने उसकी गाड़ी का माप ले लिया था। अलग अलग कार बनाने वाली कंपनी सफलता मिल जाती है। एक कार कंपनी वाला बताता है कि ठीक आपने बताया अनुसार अंगुलीमाल नाम का एक आदमी है जिसके नाम पर एक होटल और एक पिग फार्म भी है।
किलर का पता कर कमला और गौतम उसी पिग फार्म पर जाते हैं, मगर वहाँ उन्हें पता चलता है कि अंगुलीमाल अभी बाहर गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर गौतम उसके ऑफिस की छानबीन करने लगता है। इसी खोज पड़ताल में गौतम को एक मैप मिलता है जो लाकर वो कमला को दिखाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर दामिनी को देखते हैं। इस बंद कटोरी में दामिनी को एक औरत दिखती है जो कई सालों से यहाँ कैद थी। दामिनी के पूछने पर वह बताती है कि मेरा नाम रेचल है। रेचल अंगुलीमाल की टीचर थी। अंगुलीमाल एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। बचपन में रेचल ने किलर को सजा दी थी, उसी का बदला अंगुलीमाल आज भी उससे ले रहा है। दूसरी तरफ कमला मैप पर माचिस की तीलियां लगाकर गौतम के लिए मैप को समझने में आसान बना देती है। गौतम भी उंगलियों के सहारे मैप को याद कर लेता है। गौतम और कमला ठान लेते हैं कि यहाँ दोनों जाकर दामिनी को वहाँ से छुड़ा लेंगे। कमला दिशा बताती है और गौतम ड्राइविंग करता है। अंगुलीमाल दामिनी को एक जगह लाकर एक कुर्सी पर बैठा देता है और उसके सामने उसकी टीचर रेचल भी होती है। असल में अंगुलीमाल के बचपन में जो घटना हुई थी उसको रिग्रेट करता है। उसकी टीचर रेचल ने उसे बचपन में मास्टरबेट करने के लिए एक सजा दी थी। उस दिन से टीचर रोज उसे 60 बार मारा करती थी। अंगुलीमाल अपने टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, टीचर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस ड्रामा के बाद अंगुलीमाल अब दामिनी को मारने की तैयारी कर रहा था कि तभी दामिनी उससे सवाल पूछती है जो पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी थी वो कौन था। अंगुलीमाल उसे बताता है कि जब मुझे गिरफ्तार करके जुवेनाइल होम ले जाया जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत हरकत की थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। गौतम और कमला भी उस जगह तक पहुंच जाते हैं। उसके अंदर जाते ही फैक्ट्री के अंदर लगे अलार्म बजना शुरू कर देता है। यह जानकर अंगुलीमाल जब गौतम को मारने वाला होता है तभी इलाके में पावर कट हो जाता है। असल में कमला की मां ने इस इलाके की लाइट को काट दिया था। अंधेरे में अंगुलीमाल गौतम को ढूंढने लगता है। अंगुलीमाल गौतम को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे मार दो। तभी गौतम सामने आता है और अंगुलीमाल उसके पेट में छुरा मारकर उसे घायल कर देता है। बिजली का झटका देकर अंगुलीमाल को बेहोश कर देता है। बेहोश होते ही गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। इसके बाद गौतम दामिनी को छुड़ाकर उसके हाथ पैर खोल देता है और जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तब अंगुलीमाल जोर जोर से चिल्लाता है कि टीचर प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। ये सब सुनकर दामिनी चाबी लेकर उसकी तरफ फेंक देती है। जब अंगुलीमाल चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर रेचल चाबी को उठाकर निगल लेती है। अंगुलीमाल उसके पास जाकर उसका पेट फाड़कर वुड को जंजीरों से आजाद कर देता है। जब तक वो भागकर बाहर आता तब तक दामिनी और गौतम कमला वहाँ से जा चुके थे। दूसरे दिन पुलिस दामिनी को प्रेस के सामने बैठा देती है। दामिनी से पूछने पर वो अपना बयान देती है कि मुझे उस व्यक्ति में कोई साइको किलर नहीं दिखा, बल्कि मुझे तो एक छोटा बच्चा दिखा जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया। अगर मैं ही उसकी माँ या बहन होती तो शायद उसे इतना प्यार मिलता कि वो अभी साइको किलर नहीं बनता। इस तरह से वो अपनी स्पीच शो करती है। ये इंटरव्यू अंगुलीमाल भी देखता है कि अब जाकर किसी ने उसे समझा है, किसी ने मुझे प्यार की नजरों से देखा है। अपनी गलती और हार मानकर अंगुलीमाल एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ आज की फिल्म का यही अंत हो जाता है।